आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कहानी काबिले यकीन है ही नहीं। आपको लगेगा ये सच कैसे हो सकता है, और मैं भी चाहता हूं आप पशुपेश में रहें, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिसे सबको पता नहीं होना चाहिए। 99% लोगों को यही लगना चाहिए ये झूठ है, लेकिन जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं वो जानते हैं, और वो उन 1% लोगों में आते हैं कि हाँ ये तो सच है। आज ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तब मैं 13 साल का था। मेरे दादाजी पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बीमार थे। उनकी बीमारी ठीक करने में मेरे पिता की सारी जमा पूंजी लग गई, घर भी गिरवी हो गया। उसके बावजूद मेरे दादाजी को बचाया नहीं जा सका। इसके बाद तो हालात बदतर से बदतर होते चले गए। वो दिवाली की रात थी और मेरे पिता ने मुझे गले से लगाकर कहा था, बेटा रुपए नहीं है, आज घर में दिया भी नहीं जला पाएंगे, बड़ी मुश्किल से उधार का राशन लेकर आया हूं। देखो अब हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, बुरा मत मानना बेटे। अगले साल मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, कुछ जमा पूंजी जोड़कर रखूंगा जिससे तुम्हारे लिए कोई पटाखे वगैरह ज़रूर लेकर आएंगे। आज तो मिठाई लाने के भी पैसे नहीं हैं। मेरी आंखें भी नम थी, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ पिताजी, मैं गार्डन में चला जाऊंगा। अरे देखिए पड़ोसी कितने पटाखे चला रहे हैं, वो मना करते ही नहीं। उनका बेटा कहता है, आजा दीपेश आजा, यहाँ आकर पटाखे चला ले। उनके घर में मैं खेलने भी तो जाता हूँ। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पिताजी, मैं फिर पटाखे चला कर आता हूँ। मैं घर से बाहर निकला, तब मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो पड़ोसी वाला लड़का हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहता है, कहता है तेरे तो कपड़े भी फटे हैं, तुम तो गरीब हो गरीब। अगर मैं उसके पास जाऊंगा वो मुझे बेइज्जत करेगा। इसीलिए मैं गार्डन में चला गया था। बाकी सब घरों में दिए जला रहे थे, लाइट्स लगा रहे थे, पटाखे चल रहे थे चारों ओर, और मैं उन्हें देखता चला गया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान जी इस बार तो दिवाली मना ही नहीं पाए। अगली बार ना पिताजी को अच्छी नौकरी दिला देना, और जो कर्ज है वो भी खत्म हो जाए हमारा, और उसके बाद पिताजी के पास कुछ रुपए भी आ जाएं ताकि अगली बार मैं पटाखे चला पाऊं। बुरा नहीं लगा भगवान जी, जो आपने दिया वो बिल्कुल ठीक दिया। जैसे ही मेरी नजरें नीचे पड़ी, जिस बेंच पर मैं बैठा था साथ में एक आदमी आकर बैठ चुका था। उस आदमी के हाथ में एक डिब्बा था। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैंने पहले कभी देखा नहीं था, बस अजीब सा जाना पहचाना सा। मेरी तरफ उसने वो डिब्बा बढ़ाया, खोला और कहने लगा, लो दिवाली के मौके पर मिठाई खाओ। मैंने कहा, जी माफ़ कीजिए, मैं किसी अनजान से कुछ भी लेकर खा नहीं सकता, मेरी उम्र कम है ना, मेरे माता पिता मुझे मना करते हैं। फिर वो आदमी कहने लगा, वैसे खा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है ये जो मिठाई है ये 100 साल पहले बना करते थे, उसके बाद इसे बनाना ही बंद कर दिया गया, और अब तो किसी को पता तक नहीं कि ऐसी मिठाई भी कभी बना करती थी। बड़ी खूबसूरती से बनाई जाती थी हैदराबाद में ये मिठाई, और अब तो किसी को ये बनानी भी नहीं आती। बड़ी अच्छी लगती है। अभी मैं कहता हूँ टेस्ट करके देख लो, ऐसा मौका शायद ही तुम्हें दोबारा मिले। मैंने कहा, जी नहीं, मैं किसी अनजान से कुछ भी ले नहीं सकता। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मत खाओ, इस डिब्बे को मैं ही खत्म करूंगा। उसने वो डिब्बा बीच में रख दिया और फिर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? देखो परेशानी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, भगवान किसी न किसी फरिश्ते को ज़रूर भेजता है। देखो तुम्हारे लिए मैं आ गया। मैंने कहा, अंकल देखिए कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो अगर भगवान कोई फरिश्ता भी भेज दे तो उसे दूर नहीं किया जा सकता। हमारी परेशानी कुछ ऐसी ही है। वो आदमी कहने लगा, चलो परेशानी को छोड़ो, दिवाली है आज, पटाखे चलाओ। क्या हुआ, पटाखे नहीं चला रहे? मैंने कहा, अंकल देखिए कुछ परेशानी है, अब दादाजी की मौत हो चुकी है, उसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो गया। अरे मेरे पिता ने कहा था किसी को बताना नहीं है। देखिए अंकल ज़्यादा सवाल मत कीजिए, मैं छोटा बच्चा हूँ ना, गलती से कुछ गलत मुंह से निकल गया, मुझे डांट पड़ेगी। वो आदमी कहने लगा,
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। तुम्हारी मजबूरी पैसों की है। अगर मैं वो मजबूरी, वो परेशानी दूर कर दूं तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, जी वो कैसे हो सकता है? अब आप मुझे रुपए देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उस आदमी ने कहा, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें रुपए पेड़ देगा। देखो, अगर हिम्मत है, वो काले वाला पेड़ है ना जो सड़ चुका है, वो आगे आने वाले समय में काटा नहीं जाएगा और वहां पर एक ऐसा छेद है, 1 तारीख को उसमें हाथ डालकर तुम वो नोट निकाल सकते हो जो मैं उसमें रखा करूंगा। हर महीने वो कुछ रकम तुम्हें मिल जाया करेगी, घर का गुजारा चल जाएगा, उससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन संभाल के इस्तेमाल करना, रुपए थोड़े कम है। मैंने कहा, जी अंकल रहने दीजिए, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, देखो तुम बच्चे हो ना, मेरे दोस्त बन चुके हो, ये उधार सही, और मैं नहीं कह रहा कि अभी उधार चुका दो, भविष्य में कभी मौका मिला तो ये उधार चुका देना, ठीक है? मैं तुमसे समय समय पर मिलता रहूंगा। अब ऐसा करो, चढ़ो पेड़ पर, वैसे भी तुम्हें पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छे से आता है। चलो ठीक है, मैं चलता हूं, मुझे थोड़ा काम है। वो आदमी उस गार्डन में आगे की तरफ बढ़ता चला गया। मैं उस पेड़ की तरफ देख रहा था और उस आदमी की बातें भी याद कर रहा था। क्या ये सच हो सकता है? उस पेड़ में कोई छेद भी है? ये देखने के लिए मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बहुत ऊपर उस पेड़ में 2 टहनियों के बीच एक छेद था। वैसे भी इस पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मैं पेड़ों पर चढ़ने में माहिर था, अमरूद आम तोड़ा करता था ना, इसीलिए। छेद में हाथ डाला मैंने, एक लिफाफा मेरे हाथ में लग गया। लिफाफे को खोलकर देखा, उसमें नोट थे। मैं सोचता रह गया, ऐसा लगा ये क्या? मुझे झटका लगा और मैंने वो लिफाफा वहीं पर रख दिया। मैं कोई चोर नहीं हूं, मेरे पिता को यही लगेगा कि मैंने कोई चोरी की है। पेड़ से उतरा, भागा भागा अपने पिता के पास गया। पूरी की पूरी बात मैंने अपने पिता को बता दी। फिर मेरे पिता मेरे साथ उस पेड़ तक आए और फिर कहने लगे, ऐसा कर, ऊपर जाकर छेद से वो लिफाफा निकाल कर आ, तब देखते हैं सच में उसमें रुपए हैं या नहीं, ये उस आदमी ने रखे हैं या नहीं। मैं ऊपर जाकर वो लिफाफा उस छेद से निकाल कर नीचे लेकर आया। फिर मैंने वो लिफाफा अपने पिता को पकड़ा दिया और मेरे पिता ने जब वो लिफाफा खोला, उसके बाद उसमें एक चिट्ठी थी और चिट्ठी में क्या लिखा था मुझे नहीं पता। मेरे पिता ने पढ़ी वो चिट्ठी और उसे फाड़ दिया। फिर मेरे पिता कहने लगे, वो आदमी दिखता कैसा था? क्या तुमने उसे पहले भी कभी देखा है? मैंने कहा, पिताजी देखा देखा सा जरूर लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था पहले उसे कहाँ देखा है। उसके बाद वो नोट लेकर हम घर आए और 1 महीना बड़े अच्छे से निकला और 1 तारीख आने से पहले पहले मेरे पिता ने खुद मुझे कहा, तुम उस पेड़ पर चढ़ने को तैयार तो हो ना? देखते हैं इस बार भी वहां से कुछ रुपए मिलते हैं या नहीं। पिछला महीना तो अच्छा निकल गया, अब फिर से वहां से नोट मिल जाएं तो कुछ परेशानियां जरूर कम हो जाएंगी। जो रुपए पहले उस पेड़ से मिले थे उससे पिताजी ने कर्ज उतारा। वो अच्छे खासे नोट थे, मैं तो गिन तक नहीं पाया, मेरे पिता को ही उसके बारे में पता था। 1 तारीख को फिर से रात के वक्त मैं उस पेड़ पर चढ़ा। छेद में फिर से मिला एक लिफाफा और उसमें थे नोट। जब मैंने वो लिफाफा अपने पिता को पकड़ाया, मेरे पिता बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके बाद मेरे पिता ने आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़े और कहा, भगवान जी, आप हमारी मदद कर रहे हैं, ये आप ही हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। इस तरह हम घर आए और उसके बाद जो परेशानियां थीं धीरे धीरे कम होती चली गईं। मेरे पिता कहा करते थे, वो नोट इतने हैं कि धीरे धीरे हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। पहले तो ऐसा लगता था कि जब तक कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिलती कर्ज बढ़ता चला जाएगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे, लेकिन उन रुपयों के कारण मेरे पिता नौकरी भी कर रहे थे, कर्ज चुकता हो गया। जो घर गिरवी था हमारे पास वापिस आ गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उससे कुछ जमा पूंजी भी बनने लगी। अब मेरे पिता के पास इतने रुपए थे कि उन्होंने दुकान खोल ली। 2 साल हो चुके थे, हर महीने वहां से हमें नोट मिला करते थे और ऐसा 7 सालों तक चला।
अब मैं 21 साल का हो चुका था। हमारे पास एक अच्छा खासा घर था, एक दुकान थी जो अच्छी चला करती थी और पिता वहां पर बैठा करते, और मुझे तो घूमना फिरना पसंद था। जैसे जिंदगी संवर चुकी थी और मैं एक बार शुक्रिया करना चाहता था उस आदमी का जिसने हमारी इतनी ज्यादा मदद की, और दोबारा वो आदमी ना तो कभी घर आया और ना ही मुझसे मिला। लेकिन एक तारीख को मेरे पिता उस पेड़ के नीचे खड़े थे। मैं उस पेड़ पर चढ़ने ही वाला था। वो पेड़ पुराना था, गला हुआ था, उस पर एक भी पत्ती नहीं थी। अब तक कैसे खड़ा था मुझे नहीं पता, ना ही उसे काटा गया था। पेड़ पर चढ़ा, पेड़ थोड़ा टेढ़ा हो गया और एक तरफ गिर गया। ये पेड़ तो टूट गया पिताजी। मेरे पिता ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो उस पेड़ से नोट निकालने की कोशिश करो। मैं भागा भागा गया। नोट उस छेद में मौजूद ही नहीं थे। हमने आसपास लाइट मारकर देखी, हमें उसके बाद से नोट नहीं मिले। लेकिन फिर मेरे पिता ने आसमान की तरफ देखा, हाथ जोड़े और कहा, भगवान जी, आपने हमारी जितनी मदद की हमें वो स्वीकार है। हम और आगे कुछ नहीं कहना चाहते। जिसने हमारी मदद की थी, अगर वो अब भी हमारे सामने आ जाए, हम धीरे धीरे करके जितने रुपए हमें मिले हैं वो लौटाने को तैयार हैं। मेरे पिता ने ये कहा था और अब मैं समझ पा रहा था उस समय मिले वो रुपए हमारे कितने काम आए थे। उसके बाद क्या, मेरे पिता दुकान पर काम करने लगे। पहले तो वहां से रुपए मिलते थे, अब सिर्फ दुकान से ही कमाई होने लगी थी और दुकान थोड़ी ठीक ठाक ही चलती थी, लेकिन फिर भी घर का गुजर बसर होता था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं बाहर कोई नौकरी करूंगा, अच्छी खासी कोई नौकरी मिल गई, फिर काम ठीक हो जाएगा। कुछ रुपए और जमा करूंगा और हमारी दुकान को अब बड़ा करना है। लेकिन नौकरी की तलाश मेरी ऐसी होगी मुझे पता ही नहीं था। अगले 1 महीने तक जितने भी दोस्तों से मैं मिला, उन्हें कोई नौकरी के लिए कह रहा था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी के बारे में बता ही नहीं रहा। वो रात में गार्डन में बैठा था और जब भी मैं मायूस हुआ करता था उसी गार्डन में बैठा करता था, क्योंकि मुझे लगता कि मैं उस बेंच पर जब भी बैठूंगा, आसमान से भगवान मुझे देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। पहले भी तो सुनी थी उस दिवाली पर, दोबारा सुनेंगे। आसमान की तरफ देखा और मैंने भगवान को कहा था, भगवान जी, कोई नौकरी दिला दीजिए, ऐसी नौकरी जो मेरी जिंदगी बदल दे। जैसे ही मैंने नीचे देखा, उस बेंच पर मेरे साथ कोई और भी बैठा था। वही आदमी। मैंने उसका चेहरा देखते ही पहचान लिया। मैं हैरान था। अरे आप बहुत सालों बाद दिखे। वो पेड़ से रुपए अब नहीं मिलते। मेरा मतलब अब ठीक है। क्या आप वो रुपए वापस चाहते हैं? वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, पैसे वापस नहीं चाहिए। तुमने आसमान की तरफ देखा ना और ये कहा कि कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी देने के लिए आया हूं। मेरे लिए काम करना चाहोगे? वैसे तुम पर थोड़ा सा उधार है। मैं रुपए नहीं मांग रहा, लेकिन मुझे एक लड़के की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे। इसके बदले में मैं रुपए दूंगा, अच्छे खासे दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा जितने पहले मिला करते थे। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैंने कहा, जी बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि जिसने मेरे बचपन को इतना अच्छा बनाया, मैं उस इंसान के लिए काम करूंगा। फिर उस आदमी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहने लगा, तो हाथ मिलाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हें कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा तुम्हें नौकरी पर रखता हूं और काम भी बड़ा आसान है। हर रात सिर्फ 30 मिनट, और ज्यादा लंबा काम है ही नहीं, ज्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन इससे जितनी कमाई तुम कर पाओगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी उससे। मैंने कहा, ये कैसा काम है, आप बता सकते हैं? उसने कहा, बता नहीं सकता, दिखा सकता हूं। हर रात सिर्फ 30 मिनट, 30 मिनट के लिए तुम्हें वो काम करना होगा, फिर तुम आजाद हो। मैंने कहा, जी 30 मिनट में क्या होगा, इतना तो आने जाने में लग जाता है। उसने कहा, नहीं लगेगा, यकीन करो, ये 30 मिनट बहुत बड़े होंगे। फिर वो आदमी मुझे कहने लगा, चलो मेरे साथ, ज्यादा दूर भी नहीं जाना। मैंने कहा, जी आप पास में ही रहते हैं, मुझे कभी नजर ही नहीं आए, मिले ही नहीं वैसे हम। उसने कहा, चलो तो सही। हमारे मोहल्ले के बिल्कुल पीछे
वहां कई गलियां हैं। अब कुछ गलियां ऐसी होती हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। जैसे पुराने जमाने में कुछ घर बने होते हैं, उनकी दीवारें आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, बीच में नाली बनाई गई थी, तो कह सकते हैं वो भी एक छोटी सी गली। लेकिन एक नाली वाली गली का इस्तेमाल कौन करेगा? उसने कहा चलो यहां से निकलना होगा। जगह थोड़ी अजीब भी है, बदबूदार भी है, लेकिन काम पर पहुंचना है तो इस रास्ते का ही इस्तेमाल करना होगा। आसपास के जितने घर थे पुराने थे, कुछ की इस तरफ दीवारें थी, दरवाजा कोई नहीं था, तो उस गली के बीच से निकलते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। यानी यहां क्या हो सकता है? वो गलियां बीच में से जुड़ी हुई, नाली के पास से गुजरते गुजरते वो पीछे वाले एक खंडहर तक लेकर गया। वहां कोई घर भी है मुझे पता ही नहीं था, और एक तरफ बना हुआ दरवाजा। उसने दरवाजा खोला, वहां एक ही कमरा था जिसकी छत टूटी हुई। फिर उसने कहा ये देखो, इस तरफ एक दीवार है, वो दीवार टूट चुकी है, जो छेद हुआ है वहां से तहखाने में जाने का रास्ता है। जो तुम्हें काम करना होगा वो तहखाने में करना होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अब 30 मिनट तो काफी कम होते हैं ना, 30 मिनट का काम करना होगा, चलो मेरे साथ। वो आदमी मुझे तहखाने में लेकर गया, और ऐसा तहखाना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हमारी इस कॉलोनी में ऐसा घर है जहां इतना बड़ा हॉल है, और उस हॉल में 100 दरवाजे लगे हुए थे। यानी कि हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे, दरवाजे ही दरवाजे। उसने कहा ये 100 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के अंदर तुम्हें रात के वक्त जाना है, 30 मिनट अंदर रहना है, और जो काम तुम्हें दिया जाता है वो काम करना है। डरना मत, मुझे तुम पर भरोसा है, मुझ पर भी भरोसा करो। अब मैं हर एक काम तुम्हें दूंगा, वो काम तुम ईमानदारी से करना। देखो बेईमानी मत करना, और मुझ पर शक भी मत करना। कभी कभी लगेगा अरे मैं कौन हूं, अच्छे से जानता भी नहीं तुम्हें, लेकिन उसके बावजूद काम करना, रुपए तुम्हें मिल जाया करेंगे। और कैसे मिलेंगे रुपए तुम्हें, सोच कर देखो। मैंने कहा जी कैसे मिलेंगे? किसी पेड़ के छेद से। वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारे घर के पीछे जो शहतूत का पेड़ लगा है ना, पसंद है ना शहतूत? अब हर महीने उस शहतूत के पेड़ के ऊपर एक छेद बन चुका है जो तुमने देखा तक नहीं, वहां पर मिल जाया करेंगे। फिर मैंने उसे कहा जी वो तो ठीक है, दरवाजे 100 हैं, यानी 100 रातों का मुझे काम करना होगा। अगर इस हिसाब से देखूं तो 3 या 3.5 महीने का काम है जी। उसके बाद क्या करना होगा? वो आदमी मुस्कुराने लगा और कहने लगा, यकीन करो ये 100 दिन का काम करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके आगे क्या करना पड़ेगा। कुछ करना भी पड़ेगा या पूरी जिंदगी की आज़ादी मिलेगी। यकीन करो सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ, कि ये रुपए कहाँ से आते हैं, पेड़ों के बीच ही मैं क्यों रखता हूँ, और भी बहुत कुछ। सवाल नहीं पूछोगे तुम मुझसे कोई। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उस आदमी ने मुझे एडवांस में 1 महीने के रुपए दिए, यानी कि अगले 30 दिनों के रुपए पहले दे दिए, 20 लाख रुपए। मैंने कहा जी इतने ज़्यादा? ये ज़्यादा नहीं है जी, आप पक्का ये कोई मुश्किल काम नहीं है? उसने कहा नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो देखो फाइल। वो एक एक करके डिब्बे से फाइल निकालते जाना, पहले दरवाजे की फाइल, दूसरे दरवाजे की फाइल, यहाँ 100 फाइल पड़ी हैं। कोई नहीं आता यहाँ, और किसी को बताना भी मत। अकेले आया करना, रात के वक्त आधा घंटा काम करना और चले जाना, बस इतना। धीरे धीरे समझने लगोगे, बाकी फाइल में है। चलो मैं चलता हूँ, एडवांस भी मैंने दे दिया है, अगले महीने के जो रुपए होंगे तुम्हें बाद में मिल जाया करेंगे। चलो मुझे बहुत काम है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ ना, इसीलिए। वो आदमी उस गली से निकल कर चला गया। मैं उस बैग को घर तक कैसे लेकर आया कैसे बताऊं, हाथ कांप रहे थे, इतने ज़्यादा रुपए। घर पहुंचकर मैंने वो रुपए अपने बेडरूम में रखे। पिता को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने पिता को ये ज़रूर कहा, पिताजी एक काम मिला है, काम थोड़ा अजीब है, थोड़ा सीक्रेट है, और वही आदमी मिला था मुझे, उसने काम दिया है। मेरे पिता ने कहा वो एक फरिश्ता था, फरिश्तों पर भरोसा करना चाहिए। फिर मैंने पिता को कुछ रुपए दिए और कहा, पिताजी एडवांस मिला है। सारे नहीं दिए,
क्योंकि अगर 20 लाख रुपए अपने पिता को मैं दिखाता, मेरे पिता यही कहते हैं कि जो ज़्यादा रुपए कमाते हैं ना, वो सब कोई गलत काम करते हैं, तो जिंदगी में गलत काम नहीं करना। मेरे पिता मुझ पर शक करेंगे, तो मैंने पिता को बताया ही नहीं। वो रात निकली। अगली रात उन गलियों से निकलकर मैं उस बेसमेंट तक गया था। पहला दरवाजा बिल्कुल सामने, उस पर नंबर लिखे हुए थे। नीचे पड़ी फाइल, 1 नंबर दरवाजे की फाइल। मैंने वो फाइल पढ़नी शुरू कर दी और उस फाइल में जानकारी एक गांव की थी। उस गांव में आग लगी होगी, कई घरों में आग होगी, लेकिन मुझे एक खास घर में जाना है। माँ बाप तो बाहर है, लेकिन उस घर में एक बच्चा है। अगर मैंने उस बच्चे को उस घर से नहीं निकाला तो बच्चा जलकर मर जाएगा। मुझे उस घर से उस बच्चे को निकालना होगा, चाहे जैसी भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन काम सिर्फ इतना करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना, वापिस आ जाना है, बस इतना। ये दरवाजे के पार होगा और यही मेरा काम है। सामान दिया गया था। मुझे ऐसे कपड़े दिए गए थे जो जलते नहीं, और ये कपड़े भी किसी गांव वाले के लग रहे। मैंने वो कपड़े पहने। उसके बाद जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला, मुझे सामने सुरंग नजर आई। मैं उस सुरंग में चलता चला गया। नीचे अंडरग्राउंड ये सुरंग कहां तक जाती होगी मैंने सोचा तक नहीं था, लेकिन मैं चलता चला गया। 200 से 300 मीटर तक चला मैं। उसके बाद बाहर निकलने का एक अजीबोगरीब रास्ता। दूसरी तरफ जैसे एक गुफा का हिस्सा होगा, जो जमीन से बाहर निकलने का रास्ता था। जैसे ही मैं बाहर निकला, सामने मुझे गांव नजर आ रहा। इधर उधर मैंने कई घर देखे, और वो खास घर जो बिल्कुल मेरे सामने था। मैं काम को पूरा करना चाहता था। गांव में किसी ने आग लगाई है, लेकिन ये फाइल तो पहले से पड़ी है। ये आग किसने लगाई होगी? ये उस आदमी ने लगाई होगी। आग लगाकर बच्चे को बचाना भी है। अगर तो ये मारना चाहता तो सीधे सीधे मार भी सकता था, लेकिन काम बचाने का कह रहा है, तो आग इसने नहीं लगाई होगी। मैं भागकर उस घर के पास पहुंचा। सच में उस बच्चे के माँ बाप बाहर रो रहे थे, और उस घर के अंदर वो बच्चा था। वहां से बच्चे को बाहर निकालने की हिम्मत किसी की नहीं, लेकिन जैसा कि फाइल में बताया गया था, पीछे वाली खिड़की के पास अंदर बर्तन पड़े हैं जिसमें पानी है। खिड़की अगर तोड़ दी जाए, उस तरफ आग कम है, अंदर घुसा जा सकता है। बच्चा साथ वाले कमरे में होगा, और उस तरफ पानी मारा जाए तो दरवाजा खोला जा सकता है। खिड़की से बच्चे को बाहर निकालना है, काम ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा बताया गया था, और बड़े आराम से मैंने उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। वो गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे, मेरा धन्यवाद कर रहे। लेकिन फाइल के अनुसार बच्चा पकड़ाते मुझे वहां से निकलना था, ज्यादा समय नहीं लगाना था। इससे पहले कि मुझे कोई रोके, मुझे जल्दी से वहां से निकलना था और चकमा देकर उस गुफा तक पहुंचना था, और दरवाजे के जरिए वापस। मैंने वो काम किया। सुरंग के अंदर घुसते ही मैं सूच में पड़ा हुआ। हमारे मोहल्ले के आसपास 200 से 300 मीटर तक कोई गांव नहीं है। ये कोई पुराना गांव लग रहा था, लोग भी पुराने कपड़े पहने हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? चल क्या रहा है ये? मैं सुरंग के जरिए कहां पहुंच गया था? किस तरफ शहर के ऐसा गांव है? कहीं नहीं है। मैं बड़े शहर में रहता हूं। वापस दरवाजे से जब उस सुरंग में पहुंचा था ना, सोच में पड़ा हुआ, और वो आदमी सामने खड़ा था। उसने मुझे गले से लगाया और फिर कहा, तुमने बेहतरीन काम किया है। वैसे मुझे यहां होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगा तुम्हारा पहला काम है। तुम्हें अगर कोई गले से लगाए तो तुम्हारे दिल को थोड़ी शांति मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूं, तुमने काम अच्छे से किया है और डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं जो गांव में आग लगाता है और सिर्फ अच्छा बनने के लिए लोगों की मदद करता है। तुम वहां अपनी पहचान बताए बिना गए हो, इसीलिए इसमें ना तो कुछ अच्छा है ना बुरा। बस कभी सवाल मत करना कि ये काम तुम क्यों कर रहे हो। कीमत मिल चुकी है तुम्हें, और तुम्हें एक बार भी लगा कि तुमने कुछ गलत किया? मैंने कहा, जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने कहा, ठीक है, अब शायद ही मैं तुमसे जल्द मिलूं, बहुत देर बाद मिलूंगा। और आधे घंटे में तुमने ये काम कर दिया, ऐसे ही आधा घंटा होगा तुम्हारे पास।
फिर मैं घर आ गया, सोचता रहा। पहली रात ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, हर रात ऐसे ही काम करना होगा। और अब सुरंग के ज़रिए कहाँ से निकलूँगा? किसी मोहल्ले में या किसी घर के अंदर? देखते हैं। कल वाली फाइल कल पढ़ूंगा। और उस आदमी ने कहा था, जब काम करना हो फाइल तभी पढ़ना, पहले पढ़ोगे तो मुश्किल में पढ़ सकते हो, क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा ना हो तुम किसी और फाइल की जानकारी में घुस जाओ, इससे किसी और दरवाजे के अंदर उसकी जानकारी का इस्तेमाल किया तो मुश्किल में पड़ सकते हो। अगली रात फिर से उस गली के जरिए गुजरते मैं पहुंचा उस तहखाने तक। दरवाज़ा नंबर 2 और फाइल नंबर 2 मेरे सामने। मैंने फाइल को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया अपना अगला काम। ये काम सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा, लेकिन संभावना बहुत कम थी। मुझे दरवाज़ा नंबर 2 को खोलना है, सुरंग के ज़रिए आगे तक जाना है और मैं एक बिल्डिंग के 5वें फ्लोर में पहुंचूंगा। दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलकर 5वें फ्लोर के एक कमरे में पहुंच जाऊंगा। अब उस कमरे में मुझे एक कागज़ के ऊपर एक चेतावनी लिखनी है। उस चेतावनी को लिखकर उसे दीवार पर टांगना है और इसी दरवाजे से वापस आ जाना है। काम तो ठीक था, सिर्फ चेतावनी लिखनी है, लेकिन संभावना कम है। सुरंग के जरिए 5वीं मंजिल तक कैसे जाया जा सकता है? मुझे तो ये सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी कागज था, उसमें चेतावनी लिखी गई थी। मैं चलने लगा। चलते चलते जब सामने एक दरवाज़ा नजर आया, 200 मीटर हुए होंगे, मैंने दरवाज़ा खोला। सच में एक कमरा था। मुझे लगा अरे ये 5वीं मंजिल हो ही नहीं सकती, ये कमरा है। और मैं तो बिल्कुल समतल धरातल पर था, ऊंचाई पर तो गया ही नहीं। ये कमरा बेसमेंट है। मैं उस कमरे में गया, सामने दीवार पर उस चेतावनी को लगा दिया, जिसके बाद एक तरफ ये एक होटल का कमरा लग रहा। मैंने पर्दे को एक तरफ हटाकर देखा। सच में मैं 5वीं मंजिल पर था और ये कोई बड़ी बिल्डिंग लग रही, और ये शहर भी अलग लग रहा। दूर मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखी। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। पर्दा मैंने वैसा ही लगाया। बाहर से आवाज आ रही थी। जल्दी से मैंने वही दरवाजा खोला। यहां तो बाथरूम का दरवाजा होना चाहिए ना, लेकिन मैंने उस दरवाजे को खोला, बंद किया। मैं सुरंग में था, जिसके बाद मैं वापस आ गया। और वापस आते वक्त मेरा दिमाग घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं 5वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गया? ये चल क्या रहा है? वापस आने के बाद उस बेसमेंट में बैठे बैठे दरवाजों को ताक रहा था। मैं फाइल्स को देख रहा था। मैं ये सोच रहा, 100 दरवाजे हैं, 100 सुरंगें हैं। अगर किसी जगह के नीचे, वो भी इतनी कम गहराई में, तो जमीन धंस जानी चाहिए। क्या इतनी सुरंगें हैं? इतनी सुरंगें हैं? ये चल क्या रहा है? लेकिन ये भी है कि कोई ऐसा काम तो नहीं किया मैंने जिसे बुरा कहा जा सकता है। चेतावनी थी और साफ साफ लिखा हुआ था, ये काम ऐसे मत करना, इसे करने से कुछ बुरा हो सकता है। बस ज़्यादा बड़ी चेतावनी नहीं थी, मारने की चेतावनी नहीं थी। तो मैंने दूसरी रात भी वो काम किया। ये काम करने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे थे, लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो आधा घंटा बीत चुका था। मुझे लगा कि 15 मिनट हुए हैं, लेकिन असल में आधा घंटा बीत चुका है। कोई बात नहीं। फिर मैं घर आ गया। मेरे पिता पूछ रहे थे, तुम रात को कहाँ जाते हो? मैंने पिता को कहा, पिताजी वो रात का ही काम है, उस आदमी ने दिया था ना। मेरे पिता ने कहा, रात को कैसा काम होता है? मैंने कहा, पिताजी देखिए, सवाल मत पूछिए, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। वो आदमी ने हमारी मदद की थी और वो कुछ भी गलत नहीं कहता। मेरे पिता मान गए। तीसरी रात, तीसरा दरवाजा। फाइल को उठाया मैंने। जैसे ही देखा, सोच में पड़ा हुआ, क्या सच में मुझे ऐसा करना होगा? उस फाइल में सिर्फ एक ही कागज था। उस कागज को मुझे अच्छे से देखना था, पढ़ना था। उसमें एक इक्वेशन थी, बड़ी अजीबोगरीब मैथ्स की एक इक्वेशन। मुझे इस इक्वेशन को समझना था और उसके बाद दरवाज़ा नंबर 3 से सुरंग के ज़रिए एक गार्डन में पहुंचना था, जहां मुझे अंग्रेज़ मिलेंगे और उनमें से एक आदमी जो बेंच पर बैठा होगा
उसके साथ जाकर मुझे बैठना है और इस इक्वेशन को उसे बताना है। वो मुझसे सवाल जवाब करेगा, लेकिन अगर ये इक्वेशन मेरी समझ में आ चुकी है तो मैं उसके हर सवाल का जवाब दूंगा, जिसके बाद वो वहां से जल्दी से भाग जाएगा। बस इतना काम। मैं उस कागज को पढ़ता चला गया, समझने लगा, क्योंकि मैंने इसे कॉलेज में पढ़ा था। मेरी समझ में अच्छे से आ गया, लेकिन इस इक्वेशन को किसी और आदमी को क्यों समझाना है, और उसकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा होगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन काम आसान था, काम गलत नहीं था, मुश्किल नहीं था। मुझे लगा तो मैं करूंगा। सुरंग से लगभग 400 मीटर दूर गया था। 400 मीटर दूर मैं एक घर के दरवाजे से बाहर निकला। सामने एक गार्डन था। अब मैं हैरान हो गया, ऐसा गार्डन हमारे शहर में कैसे आ गया। और सामने मुझे इंग्लैंड का रॉयल पैलेस नजर आ रहा। ये कैसे? पहले तो मुझे वो रॉयल पैलेस ही लगा, लेकिन उसके बाद लगा चलो रॉयल पैलेस नहीं है, कोई और महल जैसा है, लेकिन भारत का तो नहीं लगता। हमारे शहर में कैसे हो सकता है? वहां अंग्रेज ही अंग्रेज थे और उनके वो पुराने पुराने कपड़े। वहां मुझे कई लड़कियां भी दिखी, कई औरतें भी दिखी, वो पुराने कपड़ों में थी। ऐसी तो तस्वीरें मैंने किताबों में देखी हैं। अब मुझे शक होने लगा था, ये जो दरवाजे हैं ये साधारण दरवाजे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता मैं हमारे शहर में कहीं निकलता हूं। पहले मुझे लग रहा था किसी ताकत से मैं शायद किसी और जगह निकलता हूं, यानी बहुत दूर, आसपास के शहरों से भी दूर, हमारे राज्य से भी दूर। अब लगता है मैं सिर्फ अलग शहरों में ही नहीं निकलता, बल्कि अलग समय में भी निकलता हूं। ये तो पुराना सा जमाना लग रहा। और सामने मुझे बेंच पर बैठा वो आदमी दिख गया, तो मुझे सबसे पहले अपना काम करना था। लेकिन वहां पर कई अंग्रेज थे, उनकी आंखों से मुझे बचना भी था। जब मैं उस आदमी के साथ जाकर बैठा, वो गुस्से में कहने लगा, हु आर यू? उसने मुझसे बार बार कहा कि उठकर चले जाओ। फिर मैंने बात शुरू की, देखिए बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं उठकर चला जाऊंगा। और उसने कहा कि कौन सा सवाल? मैंने उससे एक छोटी सी इक्वेशन के बारे में पूछा। वो खुश हो गया और कहने लगा, वाह तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? मैंने कहा जी बिल्कुल है, बस आप सिखा दीजिए, मुझे लगा कि आपको पता होगा। वो खुशी खुशी बताने लगा, मुझे उसके बारे में पता था। फिर उसने कहा, मुझे नहीं लगता तुम इसके बारे में जानना चाहते हो, ध्यान तुम्हारा कहीं और है। फिर मैंने कहा, जी मैं सीखने नहीं आया हूं, कह सकते हैं कि बताने आया हूं। आपको कुछ ऐसा बताना है जो आपको नहीं पता। वो गुस्से में था, झगड़ा करने लगा, लेकिन फिर मैंने कहा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए। वो कर ही नहीं सकता था, उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। यही इक्वेशन तो उसे बतानी थी। फिर वो कहने लगा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, जी हो सकता है, अभी दिखाता हूं। फिर मैंने उसकी नोटबुक में इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से समझाई, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई, और उसकी आंखें खुली की खुली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। मैंने कहा, जी अब आपको पता लग गया है, आप सबको बता ही देंगे। उसकी आंखें खुली की खुली थी। मैंने कहा, जी मैं चलता हूं, मेरा बस इतना ही काम था। वो मुझे देखता रह गया और मैं वापस उसी दरवाजे के जरिए उसी बेसमेंट में आ चुका था। लेकिन बेसमेंट से बाहर निकलते ही मैं सीधा पहुंचा घर, और घर पहुंचते ही मैं ढूंढने लगा, ये जो इक्वेशन है इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने इसकी खोज की थी। जब मैंने ये ढूंढ निकाला तो मैं हैरान था। वो फॉर्मूला जिस वैज्ञानिक ने खोजा था वो बिल्कुल उस आदमी जैसा दिखता था, उसी जमाने का था, और उसने खुद माना, जैसे कोई बताकर गया सपने में। और वो बेंच पर बैठा था, साथ में आया कोई, बताकर चला गया, जैसे कोई फरिश्ता हो। मेरी आंखें खुली की खुली थी और मैं सोच में पड़ा हुआ, हे भगवान ये चल क्या रहा है? बेसमेंट के ये दरवाजे और मुझसे जो काम करवाए जा रहे हैं, इसमें कोई खतरा तो नहीं? मुझे खतरा महसूस जरूर हुआ,
लेकिन अब तक कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया था जिसे गलत कहा जा सके। बस मन में सवाल उठ रहे थे, रहस्यमय सवाल जिसके जवाब सिर्फ वो आदमी दे सकता था, और मुझे बस उस आदमी का इंतजार था कि वो कब दोबारा मुझसे मिलेगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों तक वो मुझसे दोबारा मिलने नहीं आया और मैं काम छोड़ भी नहीं सकता था। एडवांस लिया था, कम से कम 30 दिन तो काम करना ही था। लेकिन अगर 30 दिनों में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, खतरनाक नहीं हुआ, मुझे चोट नहीं लगी, तो आगे 100 दिनों तक पूरा काम करूंगा। यानी ये काम 100 दिनों का ही होगा। अब मैं समझ चुका हूं हर एक दरवाजे में क्या है और मुझे कैसे कैसे करना होगा। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक भी मैं इसी तरह से काम करता रहा। हर बार मैं फाइल निकालता और फाइल में कुछ ऐसा होता जिससे सुरंग के जरिए मैं एक ऐसी जगह पहुंचता जहां जाना असंभव था। मैं इतिहास में जा रहा था। इतिहास में जा जाकर मैं उन घटनाओं को अंजाम दे रहा था जो कभी घटी हैं, लेकिन उसमें मेरा क्या महत्व? मुझे वहां क्यों भेजा जा रहा है? और यह दरवाजे एक टाइम मशीन की तरह हैं। ना सिर्फ टाइम मशीन बल्कि दूरी तक जाने का एक रास्ता भी। मैंने वर्तमान में भी छोटे मोटे बदलाव किए। इस तरह से 30 दिन बीत चुके थे और वो आदमी 30 दिनों तक यहां आया ही नहीं। ना ही घर में उस पेड़ के बीच हमें रुपए मिले। लेकिन जब एक तारीख आई, सच में वहां पर 20 लाख रुपए और थे, एक बैग से टंगे हुए। उसे मैंने अपने कमरे में रखा और फिर मैं सोच में पड़ा हुआ, हे भगवान, इतने रुपए दे तो दिए, अपने पिता को समझाऊंगा क्या मैं? अभी तो 30 दिन बीते हैं, अब देखते हैं। 30 दिनों तक मैंने बड़े बड़े काम किए थे और 31वें दिन जो मुझे करना था, मुझे उम्मीद नहीं थी। उस फाइल में जिस शहर का वर्णन किया गया था, ऐसा शहर तो मौजूद ही नहीं है और ना ही इतिहास में कभी हुआ। ऐसा शहर, ऐसी बिल्डिंग जो कि आसमान की तरफ नहीं बढ़ी थी बल्कि 60 फ्लोर नीचे, अंडरग्राउंड। जब मैं सुरंग के जरिए धरातल पर पहुंचा था, रेगिस्तान था वो रेगिस्तान, और रेगिस्तान में शहर बसा था। सतह के ऊपर नहीं, सतह के नीचे। किसी जमाने यहां शहर हुआ करता था, लेकिन आपदा ने शहर को बर्बाद किया। तो इंसान जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंसानों ने जमीन के नीचे बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्ट के लिए सड़क बिल्कुल जमीन के नीचे से। लोग जमीन के नीचे बिल्कुल चींटियों की तरह रहते थे और मैं उनमें से एक, और मेरा काम था एक आदमी की सोच को बदलना। और मुझे उसमें 6 घंटे लगे। वापस आने पर आधा घंटा ही बीता था। मैं इतने काम कर चुका था जिसमें कभी कभी 8 घंटे भी लगते, लेकिन हर बार आधा घंटा ही बीता होता, यानी समय वहां भी रुकता। हमारी दुनिया का, हमारे समय का आधा घंटा, लेकिन दूसरी जगह पर मैं कई घंटे बिताकर चला आता। वो आदमी अब तक उस बेसमेंट में मुझसे मिलने नहीं आया था और मुझे अब तक कुछ भी गलत नहीं लगा था। 90 दिनों तक मैं ये काम करता रहा और वो आदमी मुझसे मिलने नहीं आया। धीरे धीरे अपने काम में मैंने इतना सीख लिया कि मैंने उस काम को जिस तरह से किया उससे इतिहास में बदलाव आए। कुछ ऐसे लोग जिन्हें उनके बचपन में मैंने बचाया और उन्होंने भविष्य को बदला। कुछ बहुत बड़े नाम, और कुछ तो ऐसे थे बाद में मैं सोच रहा उस बच्चे को मैंने बचाया, उसका हक था। अगर कोई उसे बचा सकता था तो ठीक था, लेकिन भविष्य में वो इतना बुरा इंसान निकला। लेकिन उसे बचाने की जरूरत क्या थी? आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? मुझे ये जवाब चाहिए था। और 90 रातों तक काम करने के बाद मैं उस आदमी से मिलने की पूरी कोशिश करने लगा। उसे मैं 2 दिनों तक ढूंढता रहा। मैंने काम किया ही नहीं। मुझे लगने लगा ऐसा ना हो उस दरवाजे से मैं उस जगह पर पहुंचूं, हालात बदले हों। वापिस उसी बेसमेंट में आया था मैं, और जब 91वीं रात मैंने वो काम किया, उस समय उस जगह बहुत बड़ी आग लगी थी। उस फैक्ट्री में घुसकर मुझे सिर्फ एक आदमी को बचाना था।
वहां कई और लोग पड़े हुए थे। मैंने उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की, खींचकर उसे बाहर ले आया, लेकिन मैंने एक गलती भी की। मैंने 2 और लोगों को बचाया जिन्हें शायद बचाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया। अगर आपके सामने कोई मर रहा है, आप उसे बचा सकते हैं, बताइए आप क्या करेंगे? आप बचाएंगे ना? और उसके बाद जब मैं उन्हें बचाकर वापस आया, वो आदमी उस बेसमेंट में था और कहने लगा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सिर्फ उस आदमी को बचाना था। मैंने कहा, इतने दिनों से कहां थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहां क्यों आए हो? मुझे जवाब चाहिए। मैंने ये काम इसीलिए इस तरीके से किया। उसने कहा, तुम्हें वापस जाना होगा उसी जगह पर, फिर से वहां आग लगी होगी। सिर्फ एक को बचाना, बाकियों को मत बचाना। बदलाव करो वरना मुश्किल बढ़ सकती है। मैं वापस गया और मैंने वहां जाकर उस आदमी को बचाया। मैं फिर से उसी समय में था। वो घटना घटी नहीं थी। बाकियों को मैंने नहीं बचाया। वो आदमी को आग के बाहर निकालकर मैं वहां से भाग निकला। कई लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। उस दरवाजे को पार करते ही सुरंग के जरिए मैं बेसमेंट में पहुंच चुका था। वो आदमी सामने खड़ा था और कहने लगा, तुमने अच्छा काम किया। मैं उससे झगड़ा करने लगा। कैसा काम? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस काम के मुझे पैसे लेने चाहिए या नहीं? हाँ, अच्छा लगता है लोगों को बचाना, लेकिन किसी को मरते हुए देखना बुरा भी तो लगता है। मैंने उसे क्यों नहीं बचाया? बताओ, तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? क्या सिर्फ लोगों को बचाना या इतिहास बदलना तुम्हारा काम है? उसने कहा, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे अपना काम करवा रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है कौन चुनाव कर सकता है कि किसे बचाना चाहिए, किसे नहीं बचाना चाहिए? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ये निर्धारित कैसे करते हो किस कंपनी के लिए काम करते हो? कौन है मालिक तुम्हारा? क्योंकि कोई एक इंसान इतना ज्यादा तो सोच नहीं सकता। इसकी गणना करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। शायद तुमने भविष्य देखा है, इसीलिए तुम इतिहास को बदलना चाहते हो। लेकिन अगर सिर्फ इतिहास बदलना चाहते हो तो कुछ घटनाएं जो भविष्य में घटेंगी, तुम मुझे भविष्य में भेजकर भविष्य की घटनाओं को क्यों बदलवा रहे हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी कहने लगा, फर्क पड़ता है, हर एक घटना से फर्क पड़ता है। और तुम्हें लगता है मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं? कुछ लोग हैं जो बहुत दिमाग वाले हैं, वो दुनिया बदलना चाहते हैं, अपने काबू में करना चाहते हैं। नहीं, ये एक जाल है। पूरी की पूरी दुनिया एक जाल है। सृष्टि की रचना एक जाल के तौर पर हुई और इसकी हर डोरी का एक महत्व है, और हर डोरी एक इंसान के बराबर या एक जीव के बराबर या कहें एक घटना के बराबर। मैंने उसे कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। साफ शब्दों में मुझे बताओ, मैं आगे का काम तभी करूंगा। और उसने कहा, फिर तो काम आसान हो गया, चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूं। वो मुझे एक दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा, 33 नंबर दरवाजा। लेकिन ये दरवाजा तो इतिहास में खुलता है और ये एक छोटा सा गांव है। वहां पर तालाब के पास मैंने एक छोटा सा काम किया था। उसने कहा, दरवाजा तो खोलो, फिर देखना जादू। मैंने वो दरवाजा खोला, लेकिन इस बार हम कहीं और थे। ये एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल सपाट एक रेगिस्तान की तरह और बीच में बनी हुई एक बड़ी बिल्डिंग, जहां पर कई लोग थे जो काम कर रहे। अजीब व गरीब तरह का ये काम था। वहां बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई थी, जो मशीनें लकड़ी की थी और वो घूम रही बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, और कुछ तो हवा में उड़ भी रही बिना गुरुत्वाकर्षण के। वो आदमी मेरे साथ चलने लगा और कहने लगा, ये देखो, इसे कहते हैं भविष्य। इंसानों ने तरक्की की और धीरे धीरे हम अपने शरीर के बारे में जानना चाहते थे। सोचो, हमारे शरीर में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मैंने कहा, शरीर में रहस्य कि हम मरते क्यों हैं, ये सब। उसने कहा, नहीं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम पैदा कैसे हुए, हम कहां से आए। अगर हमें बनाया गया, हर एक चीज का रहस्य उस चीज के अंदर ही होगा ना। हमारा डीएनए, एक सेल से
हम कई बार पैदा हो सकते हैं और उस सेल में है हमारा डीएनए, हमारी जानकारी। अब सोचो वो डीएनए को किसने बनाया? इसकी जानकारी कभी कोई ढूंढ नहीं सकता, लेकिन हमारा मानना है इसे भगवान ने बनाया है। हर एक जीव जो जिंदा है उसका डीएनए ही ये वो जानकारी है जो उसे बनाती है, और डीएनए में वो जानकारी भी है कि उस इंसान को करना क्या है। भविष्य में हम ये ढूंढ चुके हैं और डीएनए को खंगाल कर पता लगता है जिंदगी का वो काम। हम अनजाने में कभी कभी अपना काम पूरा नहीं करते, लेकिन तब हमें उसकी सजा भी मिलती है। तब बदलाव आते हैं और वो बदलाव भयानक होते हैं, लेकिन ये सृष्टि की रचना घूम फिर कर हमें वहां ले ही आती है। लेकिन बार बार कुछ बिगड़ता है, फिर कुछ सुधरता है। लेकिन इंसानों ने ढूंढ लिया डीएनए को पढ़ना कैसे है। तो डीएनए पढ़ो और बताओ क्या काम करना है। सृष्टि ने पहले ही निर्धारित कर दिया है, हमें बस वही काम करना पड़ता है। और तुम्हारा काम भी इसी तरह से ढूंढा गया। ये 100 दरवाजे किसी और का काम नहीं था, ये सृष्टि द्वारा चुना गया तुम्हारा काम है। कह सकते हो भगवान ने तुम्हारे लिए चुना और तुम्हारे डीएनए में डाला। हर किसी के डीएनए में ऐसे ही उसका काम डाला गया है। ये सृष्टि बन भी चुकी है, खत्म भी हो चुकी है। हम बस उसके बीच के समय में हैं। हमें लगता है ये सृष्टि आगे बढ़ रही है, लेकिन जब ये पैदा हुई तभी ये खत्म हुई। ईश्वर ने इसे ऐसे ही बनाया। समय सिर्फ हमारे लिए है, समय से बाहर कुछ नहीं। अगर हमें समय के अंदर रहना है तो अपने कार्य को करते रहना है। यही ईश्वर का संदेश है। हर किसी इंसान का कोई कार्य होता है, साधारण इंसानों के साधारण कार्य, जैसा एक समय में रहने वाले लोग करते हैं। लेकिन उनमें कुछ खास लोग भी हैं जिनका महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ उनके समय में ही नहीं, बल्कि उनके आगे और उनके पीछे भी है। यानी जैसे तुमने इतिहास में बदलाव किए, वो तुम्हारे डीएनए में लिखा था, वो तुम्हें करना ही था, वो तुम्हारे हाथों ही लिखा गया है। इतिहास का बदलाव और भविष्य का बदलाव। ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास और भविष्य में बदलाव करते हैं, और हम जैसे वो लोग जो इसे जान जाते हैं वो उन्हें बताते हैं जैसे तुम्हें बताया गया है। मैं कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, ऐसा ही है। मुझे इस चीज का सबसे बड़ा डर था। अगर ऐसा है, सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, मतलब हम कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। वह आदमी मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इतना भी सच नहीं बोलना था। मैं डर गया और उसके बाद मैं उस बेसमेंट में दोबारा नहीं गया, और वो आदमी भी मुझसे मिलने नहीं आया। वो इतने सारे रुपए उसने जो दिए थे, उससे मेरी जिंदगी अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। बार बार कभी मन करता मैं बेसमेंट में चला जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं सृष्टि को नकारता हूं। हमें अगर मौका मिले किसी को बचाने का तो हमें बचाना चाहिए। मैं बस इतिहास में जाकर बुरे लोगों को या अच्छे लोगों को ये बचाने का काम नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी निकाली मैंने। मेरी उम्र अब 60 साल हो चुकी थी, और अब आईने में जब मैं खुद को देखता, मुझे वो आदमी नजर आता और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल चुका था। वो कौन था? वो मैं ही था। मैं खुद को बता रहा था मुझे क्या काम करने हैं। मैंने ही तो खुद को रुपए दिए थे। फिर मैं उन रुपयों से बहुत ज़्यादा रुपए बना चुका था, बहुत अमीर था। ये मेरी जिंदगी का कार्य, और ईश्वर ने मुझे फल भी दिया, बड़े अमीरों में मुझे बदल दिया। जिसके बाद मैं अपना काम करने के लिए वापस आया था, और अब किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। इतिहास के उन भागों में मुझे जानना था, वो काम करने थे। इसीलिए वो 9 काम बचे थे जो उन फाइल्स को देखते ही मैं समझ गया। उनमें से एक काम था, एक गार्डन में जाना है जहां एक बच्चा दिवाली की रात आसमान की तरफ देख रहा होगा, रो रहा होगा, उसे पैसों की ज़रूरत है। वो बच्चा भविष्य बदलेगा। वो काम भी मैंने किया जो मेरे साथ हुआ था। उसके बाद यहां आकर मैं अपने इतिहास को बताता कि गलती की है,
आग से सिर्फ एक ही आदमी को बचाना था। वो काम भी मैंने किया था। और उसके बाद बचे वो 4 काम, वो भयानक काम। मैं अगर आपको बताने की कोशिश भी करूंगा कि वो आखिरी 4 काम क्या हैं, आप यकीन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे काम सिर्फ भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ही नहीं हैं। वो 4 काम तो उससे भी परे के हैं। इसीलिए शायद मैं खास था। और मुझे तो डीएनए पढ़ना भी आ चुका है, सीख लिया मैंने भविष्य में जाकर। और इसीलिए इसे और लोगों को भी सिखाना होगा, ताकि हम अपनी जिंदगी के वो काम कर पाएं। मैं कहानी के उस भाग को भी बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपनी ज़बान को रोकना होगा। वो 4 काम मैं आपको बता तो नहीं सकता, दिखा ज़रूर सकता हूं। मुझे नहीं पता आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन इस समय मैं आपके बेहद करीब हूं। हो सकता है उन 4 कामों में एक काम करने के लिए आपके बेहद करीब आ रहा हूं मैं।